नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सक्सेना। यूपी लाइव में आज सबसे पहले बात होगी लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई हैंडलूम की बैठक को लेकर। तो देंगे जानकारी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 साल पूरे होने पर अयोध्या में कितने का हुआ ऋण वितरण। तो वहीं बताएंगे कि सेक्टर 94 में एमआईटी यूनिवर्सिटी के 23 वर्षीय छात्र की मौत कैसे हुई। इसके साथ ही वाराणसी गंगा घाटों पर लगाए जाने वाले बैरिकेड और जाल के बारे में भी देंगे जानकारी। इसके साथ ही देंगे जानकारी उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर की। लेकिन सबसे पहले खबर सीएम योगी को लेकर। लखनऊ में हथकरघा विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता ली। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हुई है और बैठक में प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने पर जोर दिया गया। कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में प्रदेश को विकसित करने के भी निर्देश दिए गए। आपको बता दें, लखनऊ में हथकरघा विभाग की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री आवास पर ये हथकरघा विभाग की बैठक की समीक्षा ली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और बैठक में प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने पर जोर दिया गया। इसी के साथ ही कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में प्रदेश को विकसित करने के भी निर्देश दिए गए। आपको बता दें, लखनऊ में ये हथकरघा विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 साल पूरे हुए हैं। अयोध्या में 5 वर्षों में 2500 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। पूरे देश में 40 लाख करोड़ का ये ऋण वितरण किया गया है। स्थानीय छोटे व्यापारियों और कारीगरों को ये लाभ मिला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सशक्त हो रहे हैं व्यापारी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 साल पूरे हो चले हैं। अयोध्या में 5 वर्षों में 2500 करोड़ का ये ऋण वितरण किया गया था और पूरे देश में 40 लाख करोड़ का ये ऋण वितरण किया गया। स्थानीय छोटे व्यापारियों और कारीगरों को इसका लाभ मिला है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत व्यापारी सशक्त हो रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 साल पूरे हुए हैं। अयोध्या में 5 वर्षों में 2500 करोड़ का ये ऋण वितरण किया गया। पहले तो मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बता दूं। एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, 11 साल पूरे हो गए। प्रयास ये था कि जो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जो एमएसएमई एंटरप्राइजेज हैं, लघु उद्योग, बेसिकली लघु एवं सूक्ष्म उद्योग, उनको बिना किसी कोलैटरल के, बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। इसके अंदर जनपद अयोध्या के अंदर हमने कई ऐसे एंटरप्राइजेस को लोन दिलाया। अगर हम संख्या की बात करें तो इस वक्त 43,000 ऐसे एंटरप्राइजेस हैं जिन्होंने मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त किया और तकरीबन 741 करोड़ रुपए की धनराशि मुद्रा योजना के माध्यम से वितरित की गई है लोन। अगली खबर वाराणसी से है, जहां गंगा घाटों पर बैरिकेड और जाल लगाए जाएंगे। ये बैरिकेड और जाल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाए जाएंगे और घाटों के 3 किलोमीटर के दायरे में ये बैरिकेडिंग की जाएगी। इसी के साथ ही कुंभ के दौरान इस्तेमाल की गई व्यवस्था पर ये आधारित है और नावों का बिना किसी रुकावट के चलने के निर्देश दिए। आपको बता दें, नावों को बिना किसी रुकावट के चलने के निर्देश दिए गए हैं और कुंभ के दौरान इस्तेमाल की गई व्यवस्था पर आधारित ये दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी। अयोध्या में गंगा घाटों पर ये बैरिकेड लगाए जाएंगे और घाटों के 3 किलोमीटर के दायरे में ये बैरिकेडिंग की जाएगी। इसका मेन उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना है। आपको बता दें, कुंभ के दौरान जो इस्तेमाल की गई थी व्यवस्था, इस पर ये बैरिकेडिंग आधारित है और वाराणसी गंगा घाटों पर ये बैरिकेड और जाल लगाए जाएंगे। आए दिन गंगा में बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और कभी कभी उसमें दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लोग गहरे पानी में नहाने के लिए चले जाते हैं और उसमें डूब करके कुछ दुखद मृत्यु भी लोगों की हो जाती है। इसके मद्देनज़र हम लोग जितने भी घाट्स हैं जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, ये 3 किलोमीटर के एरिया में
बैरिकेटिंग जो वाटर बैरिकेटिंग होती है उसको लगाया जाएगा। ये वाटर बैरिकेटिंग फ्लोटिंग टाइप की होती है और इसके नीचे जाल होता है कि कोई भी व्यक्ति उसके आगे नहाने के लिए नहीं जा पाएगा। इस तरह की व्यवस्था प्रयागराज में कुंभ में आप लोगों ने पूर्व में देखी होगी। ये व्यवस्था बनारस के घाटों पर भी आरंभ हो रही है और इस महीने के अंत तक ये व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर्सनल लोन देने वाले गिरोह का बाटाफोड़ हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्जी पर्सनल लोन देते थे और इसका झांसा देते थे। गिरोह में शामिल करीब 48 आरोपी हैं और इन 48 आरोपियों में से 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें, रायबरेली में बैंक ऑफ बड़ौदा में ये फर्जी पर्सनल लोन देने का ये मामला है, जहां पे ग्रुप में शामिल करीब 48 आरोपियों में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। रायबरेली से ये बड़ी खबर है। पर्सनल लोन देने वाले ग्रुप का ये भांडाफोड़ हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्जी पर्सनल लोन का ये लोग झांसा देते थे और ग्रुप में 48 लोग शामिल थे, जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन 5 में से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं लखनऊ में पुराने हनुमान मंदिर की दीवार गिरी है। दीवार की चपेट में एक 3 महीने का मासूम आ गया है। वहीं केजीएमयू में इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया और दीवार के सहारे झोपड़ी बनाकर परिवार रहता था। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। आपको बता दें, लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में हनुमान मंदिर की दीवार गिरी, जिसकी चपेट में झोपड़ी में जो परिवार रहता था उसके 3 महीने का मासूम बच्चा उसकी चपेट में आ गया। केजीएमयू में इलाज के दौरान मासूम ने अपना दम तोड़ दिया। आपको बता दें, मंदिर के दीवार के सहारे झोपड़ी बनाकर परिवार रहता था। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर पुराने हनुमान मंदिर की दीवार गिरी। इस दीवार गिरने की वजह से इसकी चपेट में 3 महीने के मासूम की जान चली गई। केजीएमयू में इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया और लखनऊ के अलीगंज में ये हादसा हुआ है, जहां पुराने हनुमान मंदिर की दीवार गिरने से 3 महीने के मासूम की जान चली गई। बुधवार को सेक्टर 94 में एग्जाम खत्म होने की खुशी मनाते हुए एमिटी यूनिवर्सिटी के 23 वर्षीय छात्र हर्षित भट्ट अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए, लेकिन इस खुशी का पल पलक झपकते ही दर्दनाक हादसे में बदल गया। गहरे गड्ढे में डूबने से हर्षित की मौत हो गई। इस मामले में अब तक की पुलिस कार्रवाई और परिजनों के आरोप पर देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली से सटे हाईटेक शहर नोएडा में एक बार फिर प्रशासनिक अनदेखी ने एक परिवार का चिराग बुझा दिया। दरअसल बुधवार को सेक्टर 94 में एग्जाम खत्म होने के बाद दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे एमिटी यूनिवर्सिटी के 23 वर्षीय छात्र हर्षित भट्ट की गहरे गड्ढे में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना बुधवार की है, जब हर्षित अपने 3 दोस्त परीक्षा खत्म होने की खुशी में सेक्टर 94 के पास पिकनिक मनाने गया था। पार्टी के दौरान छात्र वहां बने एक गहरे गड्ढे में भरे पानी में नहाने के लिए उतर गए। हर्षित जैसे ही पानी में कूदा, वह दोबारा सतह पर नहीं आ सका। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर विभाग, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन हर्षित को बचाया नहीं जा सका। देखिए, ये अभी कुछ देर पहले थाना 126 के पास एक सूचना थी कि कुछ लड़कों की ड्राउनिंग जो है हुई है और इसमें तत्काल पुलिस द्वारा फायर डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स मौके पर रवाना हुई और उन्होंने वहाँ पे जो लड़के थे उनको रेस्क्यू किया। इसमें एक लड़के की मृत्यु भी हुई है, जिसकी बॉडी को हमने पीएम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा है। बाकी लड़कों की इसमें रेस्क्यू करा जा चुका है पुलिस के द्वारा। और इसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये लोग एग्ज़ाम के बाद पिकनिक मनाने के लिए, पार्टी करने के लिए मौके पे आए थे और वहीं पे पार्टी करने के उपरांत ये घटना घटित हुई है। और इसमें जो बाकी अन्य जो पुलिस द्वारा गहनता से जांच करी जा रही है, बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
भट्ट गाजियाबाद में शिप्रा रिवेरा सोसाइटी में अपनी मां दीपमाला के साथ रहता था और उसके पिता भारतीय सेना में है। हर्षित की मां दीपमाला ने इस घटना को हादसा मानने से इनकार किया है। उन्होंने इसको हत्या बताते हुए कुछ लोगों पर शक जाहिर किया है। मुझे तो लग रहा है कि मेरे बच्चे का मर्डर किया है, क्योंकि मेरा बच्चा रोज टाइम पे घर आता था, घर से जाता था, और ऐसा मेरे यहाँ पे कॉलेज के जितने भी लेक्चरर हैं उन सब ने बोला है कि बच्चा बहुत अच्छा शरीफ था। पर आज अचानक पता नहीं क्या हो गया कि मेरा बच्चा मेरे से छीन लिया गया है। कौन कौन था इसके साथ? इसके साथ कि मैं 2 दोस्तों को तो अच्छे थे, मतलब मैं कभी फेस टू फेस तो मिली नहीं हूँ, मतलब मैंने अपने बेटे के संग व्हाट्सएप कॉल वगैरह में, घर पे जैसे कॉल आती थी उसमें मैंने उनको देखा हुआ था। क्या कहते हैं, तो मैं एक व्यास करके नाम का लड़का है और एक कृष्ण नाम का है, और तीसरे बेटे मतलब जो बच्चा है मैं उसको नहीं जानती हूँ। क्या लगता है कि आपको वो बच्चे कैसे हैं स्वभाव के? अब मैं कभी मिली होती तो मुझे पता होता ना कि कैसे हैं। अब मैं, आप कोई भी है, थोड़ा सा देर जिसको देखेंगे आपको तो अच्छा ही लगेगा ना। अगर मैं उनसे मिली होती, मेरा फेस टू फेस बात हुआ होता तो मैं बोलती है। यह हादसा नोएडा अथॉरिटी की कार्य प्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान है। कुछ समय पहले ही इंजीनियर युवराज मेहता की इसी तरह के गड्ढे के कारण हुई मौत के बाद अथॉरिटी ने दावा किया था कि शहर के सभी खतरनाक गड्ढों को चिन्हित कर वहां बैरिकेडिंग या रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। लेकिन सेक्टर 94 की यह तस्वीर गवाह है कि अथॉरिटी के दावे केवल घोषणाओं तक सीमित रहे। न वहां कोई बैरिकेडिंग थी और न ही कोई चेतावनी बोर्ड, जिसके चलते एक और जान चली गई। अब आगामी जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये हत्या है या हादसा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की कृषि क्षेत्र में एक बड़ी पहल की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के 6वीं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का उद्घाटन किया। ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर विकसित कृषि विकसित भारत 2047 इसकी थीम पर आधारित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में 6वीं उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने इसका आयोजन किया। ये 3 दिवसीय कांग्रेस ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर विकसित कृषि विकसित भारत 2047 विषय पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 15 कृषि वैज्ञानिकों को उत्तर प्रदेश कृषि वैज्ञानिक सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कृषि को आधुनिक, जलवायु अनुकूल और उत्पादकता बढ़ाने वाली बनाना आवश्यक है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यह भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य इस बात का प्रमाण है कि जब यहां खेती के अनुकूल और जीवन के अनुकूल वातावरण रहा होगा तब सबसे अधिक आबादी यहां बसी होगी, और वह आज भी हम सबको देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि, दुनिया की सबसे अच्छा जल संसाधन, अगर आज भी आप देखते होंगे दुनिया के अंदर अगर सिंचित भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक कहीं पे है तो वह भारत के अंदर, और भारत में कहीं है तो वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको मिलेगी। और जो प्रारंभिक शर्तें हैं उन सब शर्तों को पूरा करते हुए
थोड़ा भी हम ध्यान दे दें तो कैसे परिणाम आते हैं। परिणाम किस रूप में सामने आते हैं? भारत की कृषि योग्य, भारत की कुल आबादी का 16 से 17% उत्तर प्रदेश में निवास होती, जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। लेकिन कृषि योग्य भूमि में, भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में कुल 11% यूपी के पास है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन, इसी 11% भूमि में हम भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। थोड़ा प्रयास कर दिया जाता है, परिणाम कैसे आते हैं? कृषि उत्पादन की जो गति है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? गत 9 वर्ष में मुझे इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि थोड़े बहुत प्रयास जब किए जाते हैं तो परिणाम कैसे आते हैं। हमने कृषि विकास की दर को उत्तर प्रदेश के अंदर 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किसान कल्याण योजनाओं, बीज पार्कों की स्थापना, कृषि विज्ञान केंद्रों के विस्तार और किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और आत्मनिर्भर कृषि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अब समय आ गया है जब लैब टू लैंड नहीं बल्कि लैब इन लैंड, यानी पहले क्या होता था, लैब टू लैंड, तकनीक का प्रयोगशाला में निकाल करके तब खेती में ले जाया जाता था। नहीं, अब खेत ही प्रयोगशाला बने और खेत प्रयोगशाला बने, इस दिशा में हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण होगा कि लैब यानी खेत ही लैब बने और उस दिशा में हम प्रयास कर सकेंगे तो वह एक बड़ा कार्य उस दिशा में हो सकता है। मेरा मानना है कि ये चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी। मैं कृषि अपने मौसम वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहा था कि भाई खेती के समय इतना क्यों हुआ। उसने कहा साहब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये ईरान और पाकिस्तान में जो बवंडर उठा है उसका कारण। तो हमने कहा भी वो युद्ध से लड़े मरे, लेकिन भारत के अंदर ये क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा साहब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का परिणाम है, काफी नीचे बादल हैं और यह ओलावृष्टि का भी कारण करेगा और समय बरसात का भी कारण बनेगा और ये चुनौतियां हमेशा आती रहेंगी क्योंकि कुछ लोगों की प्रवृत्ति है तो प्रकृति भी वहां की वैसी हो जाती है। वे शांति से नहीं रहते हैं, दूसरों को भी नहीं रहने देते, न कर देंगे न करने देंगे। तो उसी दुष्प्रवृत्ति का शिकार हमारा अन्नदाता किसान भी हो जाता है और इसलिए हमें देसी पद्धति को विकसित करनी पड़ेगी और जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं और वह कहते हैं नेचुरल फार्मिंग। अंततः इसका समाधान नेचुरल फार्मिंग हो सकती है। चुनौती हमारे सामने आती है और उस चुनौती का सामना कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें, और मैं अपने कृषि वैज्ञानिकों से जरूर कहूंगा, तकनीक आवश्यक है लेकिन फार्मिंग को कैसे और अच्छा किया जा सकता है इस दिशा में भी कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता है। कांग्रेस में देश भर के कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और कृषि हितधारकों का बड़ा जमावड़ा है जो कृषि कायाकल्प और सतत विकास पर चर्चा करेंगे। ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश को कृषि अनुसंधान का हब बनाने और विकसित कृषि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जैसे प्रतिष्ठित केंद्र में आयोजित ये कार्यक्रम कृषि विज्ञान के क्षेत्र में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जब देश में एलपीजी की कमी और महंगाई की चर्चा है तब चंदौली जिले के एक छोटे से गांव ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की अनोखी मिसाल पेश की है।
चंदौली के अकोनी गांव में बायोगैस प्लांट की मदद से 125 परिवारों को घर घर सस्ती रसोई गैस पहुंच रही है। गोबर से बनी ये गैस न सिर्फ एलपीजी से सस्ती है बल्कि 24 घंटे उपलब्ध भी रहती है। इस प्लांट और प्लांट के खुशहाल उपभोक्ताओं पर देखिए ये रिपोर्ट। जब देश भर में इजराइल, अमेरिका, ईरान तनाव के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है और लोग सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगा रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के इकोनी गांव ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। यहाँ के 125 परिवार पिछले 4 साल से बायोगैस से ही खाना बना रहे हैं और गैस की कोई कमी या लाइन नहीं लगानी पड़ रही। ये सफल मॉडल गांव के युवक चंद्र प्रकाश सिंह की दूरदर्शिता का नतीजा है। बीटेक पास चंद्र प्रकाश ने नौकरी की राह छोड़कर गांव में ही कुछ अलग करने का फैसला किया। साल 2022 में उन्होंने एक सामुदायिक बायोगैस प्लांट लगाया था, जिसमें पुनराधारित क्लीन एनर्जी कंपनी और अन्य संस्थाओं का सहयोग मिला। सर, हमारे यहाँ एक गौशाला है और जिस गौशाला में 200 पशु हैं और जिससे प्रतिदिन जो गोबर का उत्पादन होता है वो 3000 किलो होता है। तो उस जो गोबर को हम लोग वेस्ट नहीं समझते हैं अपने गौशाला में, और उससे हम अपने ही गौशाला में निर्मित एक बायोगैस है जो साफ एनर्जी एक कंपनी है उसने लगाया है और टाटा की हेल्प से लगाया है, और जिसमें हम ये सारा जो गोबर 3000 किलो निकलता है वो अपने गोबर गैस में इस्तेमाल करते हैं और उससे जो मीथेन गैस बनता है वो फिल्टर होने के बाद स्टोर करके हम लोग पाइपलाइन के माध्यम से अपने इकोनी गांव में 125 घरों को कनेक्शन दे रखा है हम लोगों ने, जिससे वो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर, 2021 में इस बायोगैस का निर्माण का कार्य चालू हुआ और 2022 में इसका उद्घाटन हुआ और तब से ये जो गैस सप्लाई है ये गांव में निरंतर चल रही है। सर, जो ये अगर एलपीजी से कंपेयर करें तो जो हमारा बायोगैस सप्लाई हो रहा है उसके लगभग आधे रेट में है। अगर घर में अगर एक एलपीजी जितना कोई गैस इस्तेमाल करता है तो उसका जो मंथली का बिल है हर महीने का वो लगभग 400 रुपये से 500 रुपये महीने आता है। गांव में लगभग 150 से 200 गाय भैंसों की गौशाला से रोजाना करीब 5000 किलोग्राम गोबर इकट्ठा किया जाता है। इस गोबर को प्लांट में डाला जाता है जहां एनीरोबिक डाइजेशन प्रक्रिया से बायोगैस पैदा होती है। ये गैस पाइपलाइन के जरिए सीधे गांव के 125 घरों तक पहुंचाई जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रति परिवार खर्च सिर्फ 500 रुपए प्रति माह है, जो कि एलपीजी सिलेंडर की तुलना में लगभग आधा है। महिलाओं को चूल्हे पर धुआं नहीं सहना पड़ता और रसोई बनाना भी आसान हो गया है। सर, जो सप्लाई होती है वो जैसे सीजन है उस पर डिपेंड करता है। जैसे गर्मियों में गैस प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो समय जो है वो 3.5 से 4 घंटे सुबह, 3.5-4 घंटे शाम होती है, और जैसे जैसे ठंडियाँ आती हैं तो गैस प्रोडक्शन कम होता है, तो सबका किसी का प्रॉब्लम ना झेलना पड़े, सबको सप्लाई मिलता रहे, तो हम लोग टाइम जो है वो 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम कर देते हैं। सर, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे गाँव में, तो सभी लोग लगभग पिछले 4 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी तत्काल में हमारा जो गैस कंजप्शन है, पहले हमारा गैस बच भी जाता था और वो वेस्ट भी आता था, पर अब जब से ये गैस समस्या चालू हुई है तो लगभग सब परिवार जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, ये जो इनोवेशन है या जो कह सकते हैं कि ये जो मॉडल है, मैं चाहता हूँ कि इस मॉडल को और भी जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग इस मॉडल को रेप्लिकेट करें, इस जैसा बायोगैस का निर्माण करें और उससे उसका लाभ लें। चंदौली जिले का ये छोटा सा गांव अब पूरे देश के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता का जीवंत उदाहरण बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसे मॉडल को बढ़ावा दिया जाए तो ग्रामीण भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्रांति लाई जा सकती है। इकोनी गांव साबित कर रहा है कि बड़े बड़े संकटों में भी स्थानीय संसाधनों और युवा उद्यमिता से समाधान निकाला जा सकता है। ये मॉडल न सिर्फ एलपीजी संकट का जवाब है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ ऊर्जा के सपने को हकीकत में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।